Dear students, Assalamu alaikum. Today is our lecture number 3. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक बात कर ली थी कि व्हाट इज़ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रुप डेटा. अब हम लेक्चर नंबर 3 में आज देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लास लिमिट. ये क्लास लिमिट क्या चीज़ है, क्लास बाउंड्री क्या चीज़ है, मिड पॉइंट एंड क्लास मार्क ये क्या चीज़ होती है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखेंगे आज, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास लिमिट के बारे में. क्लास लिमिट है क्या चीज. ये जो 0 to 4, 5 to 9 ये जो क्लास बनी है, ये जो क्लासेस बनी हुई हैं 0 to 4, 5 to 9, सबसे पहले ये हमने ऑब्जर्व करना है क्या ये अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है. तो हमने देखा कि भैया अनग्रुप डाटा तो नहीं है, क्योंकि अनग्रुप डाटा में तो इस तरह की ग्रुपिंग आ ही नहीं रही होती, इस तरह की क्लासेस बनी नहीं होती. उससे तो सिंपल आ रहा था 4, 5, 6, 7, 8 1 नंबर के गैप से मूवमेंट चल रही होती है. इट्स मीन ये हमारा ग्रुप डाटा है, क्योंकि यहां पर एक क्लासेस बनी हुई हैं, हर एक की ग्रुपिंग बनी हुई है. तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये तो हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. हमारे पास यहां पर क्लासेस आ गई और ये हमारे पास हमारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी आ गई, और फ्रीक्वेंसी को लेटर एफ से डिनोट किया जाता है. ठीक, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई. ठीक है. अगर आपकी जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो राइट साइड वाला कॉलम है 4, 9, 14, 19 एंड 24, ये आपकी कहलाती है अपर क्लास. क्या कहलाती है आपकी ये अपर क्लास कहलाती है. अपर क्लास का मतलब ये होता है आपका डाटा यहां पर खत्म हो रहा है, ये एंड वाली क्लास है. और ये जो स्टार्टिंग क्लास होती है, लेफ्ट वाला कॉलम जो है 0, 5, 10, 15, 20 वाला, ये कहलाता है लोअर क्लास. ठीक है. अगर आप ये देखें कि फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, 4, 5, टोटल 5 क्लासेस है हमारे इस डाटा की. अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट क्लास की अपर क्लास और सेकंड क्लास की लोअर क्लास ये आपस में सेम नहीं है, इट्स मीन दैट इज योर क्लास लिमिट. क्लास लिमिट क्या है कि अपर क्लास और लोअर क्लास ये कभी सेम नहीं होने चाहिए. अगर अपर क्लास और लोअर क्लास सेम नहीं है, इट्स मीन ये जो क्लासेस बनी हुई हैं ये क्लास लिमिट्स बनी हुई हैं. इस तरह की क्लासेस को कहा जाता है क्लास लिमिट है. नेक्स्ट देखते हैं, क्या 9 के बाद 9 आ रहा है? नहीं आ रहा. इट्स मीन 9 और 10 सेम नहीं है, डिफरेंट है. अगर अपर क्लास और लोअर क्लास ऑफ सेकंड क्लास डिफरेंट है, इट्स मीन ये जो क्लास बनी है कह सकते हैं हम ये हमारी क्लास लिमिट है. तो ये क्लास लिमिट होता है. अगर अपर और लोअर क्लास सेम ना हो उसको जस्ट क्लास लिमिट कहते हैं. ठीक है. और ये इसी की डेफिनेशन है कि अपर और लोअर क्लास सेम नहीं होनी चाहिए. देन सेकंड पे चलते हैं, व्हाट इज क्लास बाउंड्री. क्लास बाउंड्री क्या है. अब इंशाल्लाह सिंपल टर्म्स पे मूवमेंट करते हैं, इंशाल्लाह फिर फर्दर इसके साथ बात करते रहेंगे. ठीक है. क्लास बाउंड्रीज. क्लास बाउंड्रीज को सीबी के साथ डिनोट किया जाता है. अब हमने बनानी है क्लास बाउंड्रीज. क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं और क्लास बाउंड्री है क्या. अगर ये अपर और लोअर क्लास सेम हो जाए, यानी कि 4 के बाद 4 आ जाए, और इधर 9 के बाद दोबारा यहां पे 9 आ जाए, और इधर 14 के बाद दोबारा 14 आ जाए, और इधर 19 के दोबारा 19 आ जाए. अगर अपर और लोअर क्लास सेम हैं, सेम वैल्यूज के साथ आ रही हैं, दैट्स मीन इट्स योर क्लास बाउंड्रीज. अब ये तो क्लास बाउंड्री नहीं है, क्योंकि 4 के बाद 4 तो आ नहीं रहा, ये तो 5 आ रहा है. इट्स मीन ये तो आपकी क्लास लिमिट्स है. तो अगर क्लास लिमिट्स हमारे पास गिवन हो और उससे एग्जामिनर कह दे कि क्लास बाउंड्रीज बनाएं, तो क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं.
बनती हैं ये देखते हैं। उसका एक रूल है, वो रूल ये है, आपने इस अपर और लोअर का डिफरेंस लेना है हमेशा। तो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं डिफरेंस, ये नहीं कह रहा कि लोअर में से अपर माइनस करो या अपर में से लोअर माइनस करो। तो आपके सर 4 - 5 किया तो -1 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस 1 है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया, तो 5 और 4 का जो डिफरेंस आया वो 1 आया। ठीक, जो भी डिफरेंस आया आपने क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि आपने इस डिफरेंस का एवरेज ले लेना, इस डिफरेंस का एवरेज ले लेना। दो वैल्यूज हैं, दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया, लेकिन डिफरेंस के साथ। तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस लिया हमने। ये 1 कैसे आया, ये 5 - 4 किया तो आंसर 1 आ गया। उस 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 0.5। ये जो 0.5 आंसर आया, बस अब यहीं से क्लास बाउंड्री बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो रूल जरा दोबारा देखते हैं कि अगर क्लास लिमिट हमारे पास गिवन हो और हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी हो, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो मर्जी डिफरेंस ले लें, 15 - 14 ले ले 1 आएगा, 20 - 19 ले ले, नॉर्मली गैप हमेशा 1 का आता है। अगर 0.5 का गैप भी आ जाए, यानी कि यहाँ पे 19 हो और इधर 19.5 आ जाए, तो डिफरेंस क्या आया 0.5, कोई मसला नहीं है। हम 0.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 0.25 आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा आपने उस डिफरेंस को सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आता है 0.5 आ जाए 0.25 जो भी आ जाए, वो ये जो आंसर है करना क्या है, इस लोअर क्लास में वो डिफरेंस माइनस करना है और अपर क्लास पे वो डिफरेंस ऐड कर देना। अब जैसे ही 0.5 को लोअर में से माइनस करेंगे और 0.5 को लोअर में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे। तो 0 - 0.5 आंसर इज -0.5। 4 में 0.5 ऐड किया तो 4.5 आ गया। ठीक हो गया, ये बात समझ आ रही है। 0 में से माइनस किया तो -0.5 आ गया, 4 में 0.5 ऐड किया तो ये 4.5 आ गया। सही है जी। फिर सेकंड क्लास, अब ये लोअर क्लास में से 0.5 को माइनस करना याद रखिएगा। तो 5 में से 0.5 माइनस कर आंसर क्या आ गया 4.5, और 9 में ऐड करना है तो 9 में ऐड किया तो 9.5। तो देखें जैसे ही हमने एडजस्टमेंट की तो देखें ये अपर क्लास और ये लोअर क्लास मैच कर गई। देखें इधर भी 4.5, नेक्स्ट भी 4.5, इट्स मीन ये आपकी क्लास बाउंड्री बन गई। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं जरा। इस तरह 10 में से 0.5 माइनस करें तो 9.5 आ गया, और 14 में हमने जब ऐड किया 14 में तो यहां पर हमारे पास 14.5 आ गया। ठीक है, इस तरह 15 में माइनस किया तो 14.5, देन 19.5, और यहां से 19.5, और यहां से 24.5। तो ये देखें हर एक अपर और लोअर अब मैच कर 9.5, 9.5, 14.5, 14, 19.5, 90। ये देखिए क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, अगर अपर और लोअर डिफरेंट हैं इट्स मीन ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं। अगर अपर और लोअर सेम हैं इट्स मीन ये आपकी क्लास बाउंड्रीज है। तो हमने क्लास बाउंड्रीज को बनाना सीख लिया। ठीक है, अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, हमारे मिड पॉइंट की तरफ। ये मिड पॉइंट क्या है? आपको पता है मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट कर लें या क्लास मार्क कर लें, और इसको डिनोट करते हैं हम एक्स। क्लास बाउंड्री को CB से डिनोट करते हैं और मिड पॉइंट को एक्स से डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है और मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको एक फॉर्मूला देखते हैं। लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं लोअर क्लास और अपर क्लास को प्लस करूं, जमा कर दूं लोअर और अपर क्लास को, और 2 से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास ये x आ जाता है, यानी कि मिड पॉइंट आ जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम
0 और 4 का मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, तो 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। ठीक, सेकंड देखते हैं 5 और 9 का मिड पॉइंट क्या, सेंट्रल वैल्यू क्या है, तो फॉर्मूला क्या था, लोअर क्लास अपर क्लास, तो लोअर क्लास क्या 5, अपर क्लास क्या 9, तो 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, तो 5 प्लस 9 किया आंसर आया 14, उसको 2 से डिवाइड किया आंसर आ गया मेरे पास 7। ठीक, इसी तरह 10 और 14 को, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, ठीक है, आंसर आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 12। इससे आगे बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसका इंशाल्लाह हम एक शॉर्टकट सीखते हैं। आपको अगर एग्जाम में वो मिड पॉइंट कैलकुलेट करना का कह दे तो डोंट डू दिस रिपीटेडली, सिर्फ पहली क्लास के मिड पॉइंट फाइंड कर लें, जो कि आपके पास आ गया 2, 4 प्लस 0 4 डिवाइड बाय 2, आपका मिड पॉइंट आ गया 2। उसके बाद ये देखें कि आपके पास ये क्लासेस के दरमियान गैप कितना आ रहा है, क्लासेस के दरमियान गैप कितना आ रहा है, यानी कि क्लास इंटरवल क्या आ रहा है। जैसे कि हमने पिछले केस में मैंने आपको सिखाया था कि क्लास इंटरवल क्या है। क्लास इंटरवल होता है या साइज ऑफ क्लास या हाइट ऑफ क्लास या विड्थ ऑफ क्लास, वो क्या होती है कि इन क्लासेस के दरमियान गैप कितने का। अब इन क्लासेस के दरमियान गैप कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा 0 और 4 के दरमियान एक्चुअल वैल्यूज कितनी आ रही हैं, तो 0 को शामिल रखना है और 4 को भी शामिल रखना है, तो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वैल्यूज आ रही हैं यहां पे। तो इस तरह 5 और 9 के दरमियान देखिए कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 5 को शामिल और 9 को शामिल रखना है, 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वैल्यूज आ रही हैं। इट्स मीन आपने देखना है कि हर एक क्लास के दरमियान गैप कितना आ रहा है। तो हमने देखा ये जो गैप आ रहा है ये हमारा 5 5 का आ रहा है, तो बस ठीक है, जो फर्स्ट मिड पॉइंट कैलकुलेट किया वो अपने कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद जो क्लासेस के दरमियान गैप चल रहा है बस सिंपल वो गैप ऐड करते रहे। गैप कितने का था 5 का, तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 12, 7 प्लस 5 12, इस तरह 12 प्लस 5 हमारे पास बन गया 17, 17 प्लस 5 हमारे पास आ गया 22। तो ये देखें इस तरह हमारा मिड पॉइंट्स बन गए, ये हमारे पास था मिड पॉइंट्स। ठीक है, अब यहां पर एक बात करते हैं क्लास इंटरवल के ऊपर थोड़ी सी इन डिटेल में। क्लास इंटरवल, ठीक है, या साइज ऑफ क्लास या हाइट या विड्थ ऑफ क्लास के बारे में। क्लास इंटरवल है क्या एक्चुअल में? क्लास इंटरवल एक्चुअली क्लासेस के दरमियान जो वैल्यूज का गैप है उनको क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास कहा जाता है। अब यहां पर 0 और 4 अगर हम बज़ाहिर देखें, जैसे कि मैंने पीछे बात की थी, अगर हम जस्ट इनको डिफरेंस ले लें 4 माइनस 0, तो गैप हमें कितने का नजर आ रहा है 4 माइनस 0, तो गैप 4 का नजर आ रहा है। 9 माइनस 5 4, 14 माइनस 10 4। अगर हम बज़ाहिर देखेंगे तो हम कहेंगे सर ये तो गैप 4 4 का आ रहा है। भाई ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तो कैलकुलेशन का करेक्ट मेथड ही नहीं है क्लास इंटरवल फाइंड करने का। याद रखिएगा, अगर आप क्लास लिमिट का क्लास इंटरवल फाइंड करना चाहते हैं तो याद रखिएगा क्लास लिमिट की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें जो आखिरी अपर क्लास है, अपर क्लास का एलिमेंट शामिल होता है, यानी कि लोअर तो शामिल होता ही होता है ना। क्लास लिमिट में लोअर और अपर
ये दोनों शामिल होते हैं। इसीलिए ये एग्जाम क्वेश्चन है जो आगे आपसे पूछेगा। ये जो क्लास लिमिट है, ये जो क्लास लिमिट है, ये इंक्लूसिव मेथड है, इंक्लूसिव मेथड है। ठीक, इंक्लूसिव मेथड का मतलब क्या कि जो आखिरी मेंबर है, ये जो आखिरी नंबर है, ये जो अपर क्लास की वैल्यू है, ये शामिल है, इसको गिनना है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर हम इसको गिने तो फिर देखते हैं कि 4 बनती हैं या 5 बनती हैं, गिनते हैं जरा। जैसे कि मैंने भी सिखाया 0 से 4 सारी वैल्यूज को काउंट करना है। 0 1 2 3 4 5, देखिए 5 वैल्यूज बनती हैं। इस तरह 5 से 9 तरह वैल्यूज गिने, 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 बनती हैं। तो यहां से हमें पता चला कि क्लास इंटरवल 4 नहीं है, 5 ही है, क्योंकि क्लास लिमिट एक इंक्लूसिव मेथड है। और इंक्लूसिव मेथड का मतलब क्या है कि अपर वैल्यूज शामिल हैं, उनको काउंट हमने करना है। और इसका जरा आसान वे भी है, अगर आपको समटाइम यहां से भूल जाए कि 4 - 0 4, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, इसका सिंपल वे ये है कि आप यहां से कॉलम वाइज डिफरेंस ले लें। 0 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। 5 और 10 का डिफरेंस 5। 15 और 10 का 5। 20 और 15 का 5 आ रहा है। इट्स मीन यहां से कंफर्म हो गया कि जो क्लास लिमिट का जो क्लास इंटरवल है वो 5 है। अच्छा, यहां से चल लें। अब यहां से माइनस करने की इजाजत है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो ये आपके सिर्फ सहूलत के लिए। तो 9 - 5 करेंगे 4, 14 - 9 5, 19 14 5, 24 19, यहां से इस तरह 5 आ सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थी क्लास लिमिट। अब चलते हैं क्लास बाउंड्री की तरफ। अगर हमने क्लास इंटरवल फाइंड करना है क्लास बाउंड्री से, तो क्लास बाउंड्री में इजाजत है आप आमने सामने का डिफरेंस ले सकते हो। ठीक है, आमने सामने का डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग आमने सामने का डिफरेंस क्लास लिमिट में मत लीजिएगा, क्योंकि क्लास लिमिट इंक्लूसिव मेथड है। अगर आमने सामने का डिफरेंस लेना है क्लास लिमिट में, वो गलत हो जाएगा। अपने डिफरेंस नहीं लेना, अपने हर एक वैल्यूज को काउंट करना, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्लास इंटरवल है क्या। और इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए आप क्या करें, इस कॉलम वाइज कैलकुलेशन कर लें, कॉलम वाइज डिफरेंस ले लें, कोई टेंशन नहीं है। अगर हम क्लास बाउंड्री की बात करें और इसमें क्लास इंटरवल की बात करें, तो 4.5 माइनस 0.5 करेंगे तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल 5 आ जाएगा। यानी कि 4.5 माइनस और माइनस 0.5, तो ये आंसर आ जाएगा 4.5 प्लस 0.5, दैट इज 5। पूरा 5 का आ गया। इस तरह 9.5 माइनस 4.5, डिफरेंस 5 का। 14.5 माइनस 9.5, गैप। तो स्टूडेंट अक्सर यहां पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्लास लिमिट में आपने कहा आमने सामने डिफरेंस नहीं लेना, लेकिन क्लास बाउंड्री में तो आप आमने सामने डिफरेंस ले रहे हैं। तो भाई उसकी रीजन ये है, क्लास बाउंड्री की ये प्रॉपर्टी है, इसमें ये जो अपर क्लास के वैल्यूज होती हैं, ये जो अपर क्लास की वैल्यूज होती हैं, ये शामिल नहीं होती। ये जो अपर क्लास की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और से सुनिएगा। इन क्लास बाउंड्रीज अपर क्लास वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लास, इट्स इंक्लूडेड इन द सेकंड क्लास। अगर हमारे पास 4.5 आ जाए, ठीक है, अब अगर मेरे पास अज्यूम करें एक रॉ डेटा, और रॉ डेटा कुछ ये है, हमारे पास एक रॉ डेटा आ गया, और रॉ डेटा ये है 3, 4.5 और 9, 9.5, और हमारे पास आ गया इस तरह 18। ठीक है, अब हमने देखना है ये किस क्लास में फॉल करता है। सबसे पहले हमने देखा 3, तो हमने कहा 3 तो फॉल कर जाएगा इस क्लास में, पहली वाली क्लास में, तो हमने कहा 3 तो यहां पे आ गया। फिर हमने देखा 4.5, हमने कहा 4.5, ओ भाई लो जी मारेंगे। अब क्या करें, तो 4.5 दो जगह पे आ गया, 4.5 इधर भी आ रहा है, 4.5 तो नेक्स्ट क्लास में भी आ रहा है। तो हम यहां से कहेंगे कि क्योंकि क्लास बाउंड्री एक एक्सक्लूसिव मेथड है, ये जो क्लास बाउंड्री है ये
ये बड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है ये कि क्लास बाउंड्री इंक्लूसिव मेथड की होती है एक्सक्लूसिव की, तो याद रखिएगा ये क्लास बाउंड्री एक एक्सक्लूसिव मेथड होता है। एक्सक्लूसिव मेथड का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव मेन, एक्सक्लूड करना, टू एक्सक्लूड, टू एलिमिनेट मेन। ये जो 4.5 है ये फर्स्ट क्लास में फॉल नहीं करता, ये सेकंड क्लास में फॉल करता है। यानी कि आपका डाटा 4.4 तक रुक जाएगा, जब 4.5 आ गया वो फॉल करेगा सेकंड क्लास पर। ये 9.5 यहां पर नहीं लिखेंगे, 9.5 फॉल करेगा सेकंड क्लास पर, क्योंकि ये सारे के सारे अपर क्लास वाले इस क्लास में एक्सक्लूड हो चुके हैं, शामिल नहीं हैं। यानी कि 4.5 नेक्स्ट क्लास में शामिल है। अब हमारे पास आ गया 4.5, तो हमने कहा भाई नहीं 4.5 तो यहां पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्लास बाउंड्री थी, एक्सक्लूसिव मेथड है। इट्स मीन 4.5 नेक्स्ट क्लास में फॉल करेगा, तो हमने नेक्स्ट क्लास में यहां पे इसको मार्क कर दिया। फिर 9 कहां पर आ रहा है? 9.5 से पहले इसी क्लास में, तो हमने कहा 9 यहां पर आ रहा है। 9.5 हमने कहा 9.5 तो दो जगह आ रहा है। इट्स मीन क्योंकि ये क्लास बाउंड्री थे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव मेथड है, तो 9.5 यहां नहीं आएगा बल्कि नेक्स्ट क्लास में आएगा, तो 9.5 इस क्लास में आएगा। देन 18 कहां पर आएगा? कोई टेंशन नहीं है, 19 और 14 के दरमियान 18 यहां पर आ गया। तो याद रखिएगा क्लास लिमिट एक इंक्लूसिव मेथड है, और इंक्लूसिव मेथड में अपर क्लास का हर एक एलिमेंट शामिल है, और क्लास बाउंड्री एक एक्सक्लूसिव मेथड है। इसका मतलब यह होता है कि हर एक जो अपर क्लास वाला मेंबर है वो अपनी क्लास में फॉल नहीं करता, वो नेक्स्ट क्लास में फॉल करता है। यहां से एक और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि अगर क्लास लिमिट्स अवेलेबल हो तो ये किस डाटा के लिए गिवन की जाती हैं? तो याद रखें कि क्लास लिमिट में 4 के बाद 5 आ रहा है, और नजर आ रहा है कि ये कंटिन्यूटी नहीं है, ब्रेक हो गया। 4 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है, 9 के बाद डायरेक्ट 10 आ रहा है। इट्स मीन कंटिन्यूटी नहीं है। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं है तो कह सकता हूं कि जो क्लास लिमिट अवेलेबल होती हैं ये डिस्क्रीट डाटा के लिए होती हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ हाउसेस हो गए, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो गए, जो कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। तो ये जो क्लास लिमिट होती हैं, याद रखिएगा ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 क्लास लिमिट एक इंक्लूसिव मेथड है। नंबर 2 ये जो क्लास लिमिट है ये किस लिए बनाई जाती हैं? ये डिस्क्रीट डाटा के लिए बनाई जाती हैं। ये डिस्क्रीट डाटा के लिए बनाई जाती हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमें पता है डिस्क्रीट डाटा में 4.5 नहीं आना, डिस्क्रीट डाटा में 4.1 नहीं आना, डिस्क्रीट डाटा में 4.25 नहीं आएगा, या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा। बात समझ आ रही है? क्लास बाउंड्री ये क्यों सेम होते हैं, इनको सेम करने का मकसद क्या है? हमें पता है हमारे पास दो तरह का डाटा होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। और ये देखें क्लास बाउंड्री में कॉन्टिन्यूटी है, 4.5 के बाद दोबारा 4.5 आ रहा है, 4.5 के बाद दोबारा 4.5 आ रहा है, 9.5 के बाद दोबारा 9.5 आ रहा है। इट्स मीन वैल्यूज आपस में कनेक्ट हो गई, वैल्यूज में आपस में कॉन्टिन्यूटी आ गई। अगर हमारे पास, अगर मैं इसी की बात करूं 4.5 की, क्या ये 4.5 क्लास लिमिट में क्या नजर आ सकता है? मुझे नहीं नजर आ सकता। मैं कहां लिखूं? क्या 4.5 को मैं यहां मार्क करूं, क्या यहां मार्क करूं? क्या 4.5 4 होता है? नहीं, वो तो 4.5 4 से ग्रेटर होता है, यहां पे तो आ नहीं सकता। क्या 4.55 होता है? हमने कहा नहीं, 5 से लो होता है 4.5, यानी कि 4.5 क्लास लिमिट में कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा आ जाए, एज आ जाए, हाइट आ जाए, टेम्परेचर, इस तरह का डाटा आ जाए, तो याद रखिएगा ये बड़ी एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बात है, बड़ी एग्जाम इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आ जाए, कॉन्टिन्यूस डाटा आ जाए, तो याद रखिएगा उसके लिए कभी भी क्लास लिमिट नहीं बनती, उसके लिए क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। तो अगर आपके पास डिस्क्रीट डाटा आ जाए, यू शुड गो फॉर क्लास लिमिट, और अगर कॉन्टिन्यूस डाटा आ जाए, यू हैव टू मेक क्लास बाउंड्रीज फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा। तो बात याद रखिएगा,
कि क्लास बाउंड एक्सक्लूसिव मेथड होती है और ये किस मेथड के लिए होती है, ये कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए बनाई जाती हैं। ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं ये कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए बनाई जाती हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड पॉइंट भी हमारा हो गया। अब देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो आर स्मॉल एफ है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले हम अपनी फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का सम करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना है। तो आइए उसका सम कैलकुलेट करते हैं। 5 + 22 + 13 + 9 + 3, तो आंसर आ गया हमारे पास 52। समेशन एफ आ गया 52। ये जो समेशन का मतलब है ये साइन है समेशन। समेशन का मतलब होता है सम, जमा करो, सारी फ्रीक्वेंसी को जमा करो। 5 + 22 + 13 + 9 + 3, तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो 52 आ गया। तो अब हमें क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हर एक फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, 1 by 1। यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 5 डिवाइडेड बाय 22 करूंगा, सॉरी 52, 5 डिवाइडेड बाय 52 करूंगा, फिर 22 डिवाइडेड बाय 52, फिर 13 डिवाइडेड बाय 52, फिर 9 डिवाइडेड बाय 52 और फिर 3 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। तो आपने एफ ओवर समेशन एफ किया। जब आपने एफ ओवर समेशन एफ किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब इन सब का हम समेशन लेंगे, जब हम इन सब को सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1 आएगा। याद रखिएगा, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई पहली क्लास की, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई सेकंड क्लास की। और याद करिएगा, और ये भी एग्जाम क्वेश्चन है कि सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल नहीं आ रही, इट्स मीन हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत बना लिया। तो देखिए 1 कैसे आ रही है। अब इन सबको सम करें जरा, तो डिनोमिनेटर में तो 52 ही आ रहा है, और इन सबको अगर हम सम करें, इन सबको अगर हम जमा करें तो 5 + 22 + 13 + 9 + 3, तो ये भी तो 52 आ रहा है। तो 52 से कैंसिल हुआ तो आंसर 1 आ गया। तो याद रखिएगा, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका सम हमेशा 1 आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या? अब हम देखते हैं कि हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है? क्यूमुलेट मीन टू ऐड, फ्रीक्वेंसी मीन फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करते जाओ। जैसे जैसे हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव करते जाएंगे, हम पिछली सारी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करते रहेंगे, ऐड अप करते रहेंगे। हर एक फ्रीक्वेंसी को, हर एक प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करने का नाम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। वर्ड क्यूमुलेट मतलब होता है टू ऐड समथिंग, टू कंबाइन समथिंग। हमने किसको कंबाइन करना है? फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करना है। अब इसके दो तरीके हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने के।
नंबर 1 इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन है, और हमारे पास सेकंड एक मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये असेंडिंग ऑर्डर में होती है, और ये जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है जी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का ये सिंबल होता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मोर देन का सिंबल ये होता है। तो ये लेस देन CF हो गया, और ये हमारे पास मोर देन CF हो गया, ठीक। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। इसके लिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, जरा मैं यहां पे पास लिख लेता हूं अपने, ताकि जरा थोड़ी सी सहूलियत हो जाए जरा, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी थोड़ा पास लिख लेते हैं। अज्यूम कह रहे हैं हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो 5 वाली को यहां पे लिख रहा हूं जरा, 5, 22, 13, 9 और 3 और सम सारों का बना था 52, समेशन ऑफ द 52, ये आ गया हमारे पास 52, ठीक। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू मेक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए एक रूल है, वो रूल क्या है कि यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, अपने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट लेना है, और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखना है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 5, आपने यहां पे लिख दिया 5। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे पिछली फ्रीक्वेंसी को जमा करते रहेंगे, क्योंकि क्यूमुलेट करना है, क्योंकि एड अप करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्टार्ट लिया फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, लेस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी होगी उस वहां से स्टार्ट लेना है, ये हरगिज मतलब नहीं है। हो सकता है कि यहां पर 55 जो है 22 सबसे ग्रेटर है, हो सकता है 22 यहां पर आ जाए। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी वो बेशक सबसे मैक्सिमम क्यों ना हो, स्टार्ट वहां से लेना है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दिया, फिर इस फ्रीक्वेंसी को सेकंड फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है, 5 + 22, आंसर आ गया 27। अब सेकंड क्लास तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5 और 22 27। देखा हमने ऐड अप कर दिया, जैसे हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पर आया मैंने पिछली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट, अब 27 को 13 में ऐड करना है, तो 27 + 13, ठीक है। 27 और 13 हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 40। इट्स मीन इन 3 क्लास तक 5, 22, 13 कंबाइन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 40 होगी। फिर इसको ऐड अप कर दें, 40 + 9 49। अब 4 क्लासेस तक कितनी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, 49 होगी। और एट द एंड इस 49 को 3 में ऐड किया तो आंसर आ गया 52। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम इंपॉर्टेंट बात है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होगी ये हमेशा समेशन एफ के इक्वल होगा। तो यहां से हम एक बात कर सकते हैं कि ये जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कहां से बनाना स्टार्ट करते हैं,
पहली फ्रीक्वेंसी से एंड लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ लेस देन इज इक्वल टू समेशन एफ। और जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा समेशन एफ के इक्वल होती है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। पहली फ्रीक्वेंसी स्टार्ट लिया जो कि 5 आया, तो 5 + 22 27, 27 + 13 40, 40 + 9 49 + 3 52। तो याद रखिएगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते वक्त जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा समेशन एफ के इक्वल आएगी। और ये देखें हमने कहा था ये तो असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करती है, तो देखें क्या ये असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रही है? बिल्कुल कर रही है। 5 27 उससे ग्रेटर 40 उससे ग्रेटर 49 उससे ग्रेटर 52। ठीक है, अब बात करते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? याद रखिएगा जब हमने मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो आपने स्टार्ट लेना है, ये इजी वे है, वरना यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द इजी वे। आपने स्टार्ट लेना है लास्ट फ्रीक्वेंसी से। लेस देन के लिए स्टार्ट कहां से लिया था? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से। मोर देन के लिए स्टार्ट कहां से लेना है? लास्ट फ्रीक्वेंसी से। जब हमने लास्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट लिया तो हमारा लास्ट फ्रीक्वेंसी जो 3 थी वो एज इट इज लिख देनी 3। अब एडअप करते रहे 3 + 9 3 + 9 12 3 + 9 that is 12 12 + 13 12 प्लस। अब हर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में एडअप करते रहे, तो 12 + 13 हमारे पास आ गया 25 25 + 22 47 और 47 + 5 आंसर आ गया 52। याद रखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी जो पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। ये बात याद रखिएगा, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, और जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो समेशन एफ के इक्वल होती है। और देखें, और हमने कहा था कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है। क्या डिसेंडिंग ऑर्डर है? चेक करें जरा। 52 वैल्यू डिक्रीज, 47 2 डिक्रीज, 25 2 डिक्रीज, 12 2 डिक्रीज, 3। तो देखें ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, और यहाँ पे 5 27 यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। तो ये तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यहां तक के लिए काफी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह।